एक साधारण व्यक्ति जो है वो ठंड में अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकता है? तो इसका विशेष ध्यान रखना, जब उतार चढ़ाव ज़्यादा हो, टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, खाने पीने का एक प्रॉपर टाइम पे एक शेड्यूल होना चाहिए आपका, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। जो शरीर से इंसुलिन का जो स्राव होता है, जो निकलता है इंसुलिन, जो खाना खाने के दौरान और बाद में, उसमें परिवर्तन होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से शुगर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जिसको ब्लड प्रेशर है उसको ब्लड प्रेशर की नियमित दवाई लेनी चाहिए। कई बार स्ट्रोक जो रहता है एक TIA करके होता है, जो 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है, स्वयं से हो जाता है। जब रिकवर होता है तो मसल्स की पैरालिसिस होती है। सिर दर्द किसी को भी 15 दिन नहीं रह सकता, मतलब महीने 15 दिन रह रहा है तो कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं। स्वास्थ्य हॉस्पिटल जबलपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुरेश पटेल। नमस्कार, डी इंडिया न्यूज चैनल में एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, हम उपस्थित हैं एक बार फिर कार्यक्रम सेहतनामा के साथ, और सेहतनामा में शहर के हम जाने माने चिकित्सकों को आपके समक्ष लेकर आते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं स्वास्थ्य हॉस्पिटल जबलपुर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर सुरेश पटेल। डॉक्टर सुरेश पटेल, हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम सेहतनामा में। सबसे पहले हम अपने दर्शकों की ओर से जानना चाहेंगे, आपका मेडिकल कैरियर कहाँ से शुरू हुआ और कब से आप मेडिकल कैरियर में हैं? अपने विषय में बताइए। मेरा MBBS जो है 2003 में एडमिशन लिया था। मैं MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS की डिग्री मैंने प्राप्त की। 2008 में मेरा कंप्लीशन हुआ। 2010 में यहाँ पे मैंने MD ज्वाइन किया। 2013 में मेरा MD कंप्लीट हुआ। फिर मैं इसी शहर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। करीब 11 साल मुझे होने वाले हैं। निश्चित रूप से जबलपुर शहर के लिए ये बड़े हर्ष का विषय है, बड़े हर्ष की बात है कि हमारे शहर को डॉक्टर सुरेश पटेल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका जो विभाग है मेडिसिन, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। आज हम बात करेंगे कुछ खास टॉपिक पर आपसे। जैसे वैसे तो सर्दियों को हेल्दी सीज़न माना जाता है ना, इसमें स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी हमें सतर्क भी रहने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर साहब, ठंड में हम क्या क्या एहतियात रखें, यानी एक साधारण व्यक्ति जो है वो ठंड में अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकता है? जैसा कि आपने बताया कि ठंड जो है एक अच्छा मौसम माना जाता है जी, ये बात सही है काफ़ी हद तक, मगर समस्या तब होती है जब इसमें टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होती हैं। तापमान में उतार चढ़ाव जब ज़्यादा गति से होते हैं तो समस्याएं ज़्यादा होती हैं। एक जैसी ठंड रहे तो परेशानी कम होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, जब उतार चढ़ाव ज़्यादा हो, टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, तो उस समय अपनी सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सुबह जल्दी ना उठें, या उठें तो प्रॉपर जो है अपने कपड़े, जो गर्म वस्त्र हैं वो सब पहन के ही अपने मॉर्निंग वॉक वगैरह पर जाएं। कोशिश करें कि धूप जब निकल आती है 8 बजे के आसपास, 7-8 बजे, तब थोड़ा कोशिश करें तब निकलें। अर्ली मॉर्निंग अवॉइड करें, एक बात। दूसरा क्या है कि कोहरा बहुत रहता है, तो दूसरे रीजन्स भी रहते हैं, कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो बुजुर्ग कोशिश ये करें कि अर्ली मॉर्निंग जो है अवॉइड ही करें तो अच्छा है। कुछ समय की बात है, 15-20 दिन का ज़्यादा मौसम ऐसा रहता है अपने यहाँ पर जी। बाकी उसके बाद तो समस्या नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, शुगर का जो चलन कह लें या लोगों में इस बीमारी को कह लें, काफ़ी इंक्रीज हो रही है ये बीमारी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है शुगर को? पहले तो जो इंक्रीज हो रही है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख कारण हैं जिनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जो यंग जनरेशन में आज जो नए पेशेंट निकल रहे हैं जिनको शुगर हो रही है, उसमें कुछ प्रमुख कारण ये हैं कि एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, किसी भी चाहे वो जॉब में है या दूसरी चीज़ों के स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस को कम से कम लेना है जी। दूसरा है खाने पीने का एक प्रॉपर टाइम पे एक शेड्यूल होना चाहिए आपका, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए जी, है ना। जैसे मान लो आज आप दोपहर में 2 बजे खा रहे हो, दोपहर में लंच 2 बजे कर रहे हैं आप, फिर कल आप 4 बजे ले रहे हो, फिर आप 1 बजे ले रहे हो। इसमें क्या होता है, जो शरीर से इंसुलिन का जो स्राव होता है, जो निकलता है इंसुलिन, जो खाना खाने के दौरान और बाद में, उसमें
परिवर्तन होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से शुगर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जंक फूड है, बाहर की चीज़ें हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। मोटापा कम करना चाहिए। जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनको प्रॉपर जो है 6 महीने से लेकर 1 साल में एक प्रॉपर जो है चेकअप कराते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसा लोगों में भ्रांतियां हैं कि जो शुगर होता है वो मीठा खाने से होता है, क्या ये किस हद तक सही है? मीठा खाने से शुगर नहीं होती है। जिनको शुगर है उनको मीठा अवॉइड करना है। शुगर इसलिए नहीं होती क्योंकि जिस अनुपात में अपन भोजन लेते हैं, जिनको शुगर नहीं है, जिस अनुपात में शुगर भोजन लेंगे उसी अनुपात में ही इंसुलिन का स्राव होता है और वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, यानी अपनी बॉडी को वो maintain- हाँ। ये जो संतुलन बिगड़ जाता है, जो खाने का और इंसुलिन का स्राव होने का, जो निकलने का, ये बैलेंस जब बिगड़ता है तो फिर वो डायबिटीज का रूप ले लेता है। मतलब खाली पेट इंसान को ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। बात खाली पेट अकेले की नहीं है, लोग ऐसा भी करते हैं, जैसे आपका नियम बना है 2 बार खाने का, तो ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी करते थे कि 2 बार ही खाते थे, जरूरी नहीं कि उनको शुगर हो जाएगी। मैंने बोला कि खाने के टाइम का वेरिएशन नहीं होना चाहिए बार बार। जैसे आप आज कुछ समय पे ले रहे हैं, फिर कल कुछ उसी समय पे लंच अलग कर रहे हैं, फिर डिनर का भी आप रात में 10 बजे ले रहे हैं, फिर शाम को 7 बजे ले रहे हैं, मतलब ये बहुत निश्चित टाइम नहीं। हाँ, समय का निश्चिंतता होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, शुगर मनुष्य को हो जाती है जब, तो वो उसको पता नहीं लग पाता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है शुगर की वजह से, जनरली तभी इंसान वो समझ पाता है। हम मतलब इसके प्रति कितना गंभीर रहें कि शुगर हो हमें और उसको त्वरित हम समझ पाएं? कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं क्या जिनका किसी को जो है, किसी का वजन जो है मान लीजिए स्पीड से कम हो रहा है जी, रात में पेशाब बार बार हो रही है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है जी, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, एक बार टेस्ट कराना है ना। या घर में कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री है ना, या आपका जॉब जो है बहुत स्ट्रेसफुल है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको बार बार जो है अपने आप को चेकअप कराते रहना चाहिए, चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये सीज़न कई तरह की बीमारियों को लेकर आता है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो लोगों में कई तरह की बीमारियां आते हैं, परिवर्तन होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनिकली भी निश्चित रूप से चेंजेस होते होंगे। और कई बार ये देखने में आता है कि साधारण आदमी को भी ब्लड प्रेशर या शुगर जो है उसके भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो बीपी के विषय में भी थोड़ा सा हमारे जैसे सामान्यतः क्या होता है कि जैसे मान लो किसी का ब्लड प्रेशर 140 चलता रहता है जी, ठीक है, उसको कोई लक्षण नहीं है। ठंड में क्या होता है कि थोड़ा सा खून का गाढ़ापन बढ़ सकता है जी, जिसकी वजह से उसका कई बार ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है ना जी। तो उस समय उनको थोड़ी सी मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। जो ठंड के जो प्रभाव है उनको कम से कम रखना चाहिए, ये सब का ध्यान रखना है। तो बीपी के लिए क्या करना चाहिए एक साधारण व्यक्ति को? जिसको ब्लड प्रेशर है उसको ब्लड प्रेशर की नियमित दवाई लेनी चाहिए, जी जी, है ना। उसके दवाई के कुछ, जैसे मान लीजिए आपको दवाई पर हैं, उसके बाद भी आपको कुछ लक्षण बने हुए हैं, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी का मन होता है, कुछ भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलकर दवाइयों का डोज जो है सेट कराना चाहिए जी। हो सकता है कम हो या ज़्यादा भी हो सकता है ना, तो वो आप नियमित जब जाएंगे महीने 2 महीने में दिखाते रहें। घर में अपने एक बीपी की मशीन रखें, उसको क्या होता है कई बार वो जो सेल वाली मशीन रहती है वो कुछ प्रॉब्लम कर देती है, रीडिंग उसकी। हाँ, तो उसको आप ना जब आप जाएं डॉक्टर के पास तो अपनी मशीन भी ले जा सकते हैं, तो उसको आप ना कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमें मतलब कितना अंतर आता है कोई चीज़, इससे थोड़ा सा आपको ना ईजी रहेगा। और एक चार्ट बनाते जाएं जी, मतलब हर 2-3 दिन में एक कॉपी पे चार्ट बनाते जाएं, आपको उससे ईजी मॉनिटरिंग रहेगी, डेट वाइज, टाइम वाइज जी। डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट को कई बार स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज की स्थिति बन जाती है, कई बार लकवा हो जाता है, तो क्या ये सब ब्लड प्रेशर की वजह से होता है? स्ट्रोक होने के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रमुख जो है शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ दूसरी बीमारियां की वजह से भी हो सकता है जी। किसी का फैमिलियल हिस्ट्री रहती है उससे भी होता है। कुछ प्रोटीन्स रहते हैं ब्लड में जो खून के गाढ़ेपन को और पतलेपन को बैलेंस रखने का रहता है, उसमें बदलाव होने में भी चीज़ें होती हैं, मगर वो अनुवांशिक उसमें आती हैं। तो शुगर और ब्लड प्रेशर जो है मेनली आप मान लीजिए, है ना,
तो और मौसम का परिवर्तन भी है, जैसे ठंड में आप जैसे पूछ रहे हैं, तो ठंड में ब्लड का गाढ़ापन थोड़ा बढ़ जाता है, उससे जो है स्ट्रोक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं थोड़े। तो उसके लिए तरीका यही है कि आप जिस मेडिसिन पे हैं उनको प्रॉपरली लें, हल्का व्यायाम रखें, नियमित डॉक्टर को दिखाते रहें, शुगर वगैरह मॉनिटर करते रहें, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। इन सब से आप काफ़ी हद तक जो है अपनी समस्या को कम से कम कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने में इकोस्प्रिन काफ़ी हद तक मदद करती है। जैसे ब्लड पतला करने की बात आपने की, तो ये क्या साधारण आदमी भी ले सकता है इकोस्प्रिन? वो डिपेंड करता है कि उसको बाकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उसको कहीं कोई पाइल्स वगैरह कुछ तो नहीं है, मतलब कोई खून की और कोई अल्सर तो नहीं है। ऐसे आप मन से नहीं ले सकते उसको। उसका ब्लड प्रेशर कहीं ऊपर तो नहीं रहता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा इकोस्प्रिन लोगे तो समस्या बढ़ सकती है ना। तो वो एक डॉक्टर से जाके निगरानी में ले सकते हैं, आप स्वयं से ना लें। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए, बिल्कुल सही। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, निश्चित रूप से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इससे लाभ होता है। डॉक्टर की सलाह से ही सारी चीज़ें लेनी चाहिए, दवाइयाँ खुद कभी नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि इस सीज़न में जैसे इन सारी बीमारियों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या एक्सरसाइज करने से इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है? एक्सरसाइज तो हर मौसम में हर इंसान को थोड़ी बहुत तो करनी ही चाहिए। वो एक हल्का व्यायाम रखना चाहिए, खासकर 40 या 40 प्लस। जी देखिए, अब बच्चों की उम्र में तो बच्चे खेलते हैं, तो वो एक तरीके से व्यायाम हो गया, ठीक है। बाकी बड़े लोगों में जो भाई अब उनका समय नहीं है कुछ चीज़ें करने का, तो एक प्रॉपर अपना 15 मिनट से लेके आधे घंटे का तो एक समय बना के रखें, जिसमें आप एटलीस्ट वॉक कर सके तेज कदमों में। रनिंग नहीं कर सकते तो कोई समस्या नहीं है इतनी, है ना। और स्पेशली ओल्ड एज में तो आपको मॉर्निंग वॉक करते हैं, कोई समस्या नहीं। ठंड के हिसाब से थोड़ा लेट जाएं, है ना। व्यायाम तो बहुत आवश्यक है करना। जी, आजकल तो सोशल मीडिया में भी इतने सारे यूट्यूब्स वगैरह में भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी कॉमन चीज़ें हैं, हर आदमी जानना चाहता है ना। और लोग करते भी हैं, फॉलो कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं लोग। कोविड के बाद स्पेशली जो है लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, खाने पीने की चीज़ों को लेके, एक्सरसाइज को लेके, दवाइयों को लेके, बीमारियों को लेके, सब में जागरूकता तो बढ़ी है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम स्ट्रोक की अभी बात कर रहे थे, उस संबंध में मैं अपने दर्शकों की ओर से एक प्रश्न आ रहा है मेरे जहन में कि जैसे ब्रेन हेमरेज होता है डॉक्टर साहब, तो उस कंडीशन में हम कैसे समझें कि हमें ब्रेन हेमरेज हो गया है और डॉक्टर के पास जाने तक हमको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? देखिए, उसमें लक्षण कुछ ना कुछ रहेगा, जैसे सिर दर्द हुए, अचानक सिर दर्द होना, उल्टियाँ होना, किसी शरीर में किसी एक अंग में कमजोरी आना, जवान का लड़खड़ाना, बेहोशी होना, ये सारी चीज़ें में से सब चीज़ें हो सकती हैं, कोई एक भी चीज़ हो सकती है। सिर दर्द अकेला भी हो सकता, कई बार उससे भी समझ में आ सकता है कि हमें स्ट्रोक जो है हुआ है ना। तो तुरंत जो है आप जाके, अगर मरीज आपका बेहोश है तो आपको जाके पहले उसके मुंह में कुछ डालना नहीं है, करवट लेके, हल्का करवट बाजू में जो अपन करवट लेते हैं वैसा करा के तुरंत जो सबसे नज़दीक में जो चिकित्सालय है वहाँ जाके दिखाएं पहले। जी, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने की वजह से भी समस्या हो सकती है। कई बार स्ट्रोक जो रहता है एक TIA करके होता है, जो 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाता है, स्वयं से हो जाता है ना। तो वो भी हो सकते हैं कई बार। ब्रेन हेमरेज में लकवा की स्थिति जब आती है तो कहते हैं कि देर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि क्योर हो सकता है। जितने जल्दी आप पहुंचेंगे उतने जल्दी ही मेडिसिन चालू हो जाती हैं। हर चीज़ का एक समय निर्धारित है, जैसे हार्ट अटैक में भी है कि आप उस समय पहुंचेंगे, उतने समय पहुंचेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें होंगी। ऐसे ही ब्रेन स्ट्रोक का भी है ना। जो अब स्ट्रोक जो है दो तरीके के, एक तो खून का गाढ़ापन होने की वजह से होते हैं, एक खून का रिसाव होने की वजह से होते हैं, जिसको अपन ब्लीड बोलते हैं, एक में इन्फार्क्ट बोलते हैं। दोनों की मेडिसिन अलग है, दोनों का इलाज अलग है। तो CT स्कैन करा के ही समझ में आता है कि क्या है, यह हमारा जो भी चीज़ है। जी, डॉक्टर साहब, इस मौसम में एलर्जी और जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है, तो इस विषय में भी हमारे दर्शकों को देखिए, ठंड में हमने आपको बताया कि अगर ठंड एक जैसी रहेगी जी तो परेशानियां कम होती हैं, भले वो कम रहे या ज़्यादा रहे। वेरिएशन जहाँ होंगे ज़्यादा वहाँ परेशानी ज़्यादा होती है, क्योंकि
आदमी को कोप अप करने में परेशानी जाती है, एडजस्ट करने में परेशानी होती है। स्पेशली जो पुराने पेशेंट हो गए हैं, जो जिनके फेफड़ों में बहुत पहले से ही कोई टीबी हुई है वो, या कोई COPD के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, स्पेशली ओल्ड एज वालों को ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे में जो आपकी नियमित दवाइयाँ हैं वो आपको लेना है। दूसरा, आप भाप वगैरह लेते हैं वो लें। जो मरीज सपोर्ट पर हैं, जैसे कुछ लोग होम बाइपेप लगाते हैं, या तो मशीन लगाते हैं, अपनी मशीन लगा के सोते हैं, तो वो प्रॉपर अपना करना है। वॉक जो कर रहे हैं आप सही समय पर करें, उसको ज़्यादा उसमें नहीं करें, है ना जी। उसके बाद जो है, इसके बाद भी अगर समस्या बनी हुई हैं तो जाके एक बार चिकित्सक से परामर्श लें। चेस्ट स्पेशलिस्ट, हाँ, चेस्ट स्पेशलिस्ट से दिखा दें, मेडिसिन वालों को भी दिखा सकते हैं। कोई मतलब जो भी जिसको आप दिखा रहे हैं, आप उनसे एक बार परामर्श ले सकते हैं। अस्थमा के लिए कई बार डॉक्टर साहब ये जेनेटिक भी होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। और कई बारी लोगों में ये भ्रांतियाँ रहती कि केरोसिन ऑयल लगा देते हैं, ये मैंने जी, तो ये कहाँ तक घातक है और कितना असर करता है, इस भ्रांति को कृपया दूर कीजिए। स्पेशली मैंने जो यहाँ पर देखा है जबलपुर में जो प्रैक्टिस है कि किसी को लकवा हो जाता है तो वो मिट्टी का तेल पिला देते हैं मरीज जी, उससे बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। समस्या क्या होती है कि चूँकि जब लकवा होता है तो मसल्स की पैरालिसिस होती है, तो जो सांस लेने की जो मसल्स हैं, जो निगलने की मसल्स हैं, वो भी वीक होती हैं साथ में। उससे क्या होता है कि जो आप केरोसिन लिया तो वो पेट में न जाके डैमेज करेगा, आपके फेफड़ों में चला जाता है। उससे जो है निमोनिया हो जाता है ज़बरदस्त, इसको केमिकल निमोनाइटिस बोलते हैं। बाद में निमोनिया हो गया उसमें तो केमिकल निमोनाइटिस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, बार बार बाष्पीकरण होता है उसका, जो मिट्टी तेल आपके नीचे चला गया है वो बार बार बाष्प बनाएगा, उससे फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। ऐसी स्थिति में वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा लगता है मरीजों को। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है मिट्टी तेल पिलाते हैं, ये सब चीज़ें करें, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये यहाँ पर एक कॉमन प्रैक्टिस है ना, लोग समझते नहीं हैं। अब वो कब से है, अब पिलाने के साथ ही हम लोग समझाते हैं जो आते हैं ऐसे करके, लेकिन पिलाने के साथ ही डॉक्टर साहब देखा कि ये जहाँ अंग में प्रभाव हुआ है उसका असर हुआ है, वहाँ भी लगाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मिट्टी तेल जो है थोड़ा सा गर्म रहता है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि लगा देते तो उससे कुछ होता है ना, तो ये गलत है। हाँ, लेकिन उससे जो दूसरे जो दुष्प्रभाव होते हैं वो अच्छी चीज़ नहीं है, उससे जान खतरा और बढ़ जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। बॉडी में पेन होता है या कभी सर दर्द होता है और वो ऐसा बन जाता है कि आए दिन, मतलब 1-2 दिन में, 4 दिन में वो एहसास फिर होता रहता है। तो उस कंडीशन में जनरल व्यक्ति क्या होता है कि केमिस्ट के पास जाता है और दवाई ले लेता है, उसको बता के, और उसको दवाई मिल भी जाती है ना, तो वो खा लेता है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो उसको पता नहीं होते कि ये खाने से मान लीजिए सर दर्द ठीक हो गया फॉर टाइम बीइंग के लिए, यस। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको लगातार सिर दर्द की समस्या है जी, या किसी को हो रही है, हर महीने में 10-12 दिन उसको सिर दर्द रहता है, तो उसको ऐसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसके जो कारण हो सकते हैं वो उनको रूल आउट करना चाहिए, कि क्योंकि ऐसे सिर दर्द किसी को भी 15 दिन नहीं रह सकता, मतलब महीने 15 दिन रह रहा है तो कुछ ना कुछ कारण हो सकते हैं। आपका कोई स्ट्रेस हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है ज़्यादा हो, कोई शुगर वगैरह निकल सकती है, आँखों में कोई परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है, नींद पूरी ना होना, समय पे भोजन ना होना, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनमें से जो अपनी लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे भाई खाने पीने में आप नियमित कर लें अपना, कुछ लोग अब मोबाइल का है कि मोबाइल में स्क्रीन टाइम लोगों का 10-10 घंटे हो रहा है, तो वो भी एक प्रमुख कारण हो सकता है, उससे आंखों पे जोर पड़ता है। तो ये जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस हैं वो कुछ करें, है ना। साथ में उसके बावजूद भी अगर समस्या बनी हुई हैं तो फिर डॉक्टर से मिलके अपना रूटीन जो चेकअप कराएं, जैसे आँख का चेकअप होना है, CT स्कैन करा के दें। कई बार एक्सीडेंटली किसी को ब्रेन ट्यूमर्स निकलते हैं जी, है ना, या किसी सिर के किसी एक हिस्से में ही पेन बार बार होता है ना, तो उसको, या सिर दर्द जो है कई बार उल्टियों के साथ होता है, कई बार आँख लाल हो जाती है, तो ये बहुत कई बार माइग्रेन के फॉर्म्स भी रहते हैं। तो ये जो
सिर दर्द है, ये शुगर कम होने की वजह से भी हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन होता है उससे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब अपने विषय में थोड़ा बताएं कि अगर कोई व्यक्ति को आपसे कंसल्ट करना हो तो आप कहाँ पर कितने समय उपलब्ध हैं? मैं स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए सीनियर मेडिसिन कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे। मुझे 7 वर्ष के आसपास यहाँ पे सेवा देते हो गए हैं। कोविड का पूरा बुरा समय भी मैंने यहाँ पे सेवा दी है अपनी। मेरी ओपीडी यहाँ पे मंगलवार और शुक्रवार को 11 से 1 रहती है। अधिकतर समय मैं दोपहर में ही आने की कोशिश करता हूँ अन्य दिन में, ताकि मरीजों को सेवा का लाभ मिल सके। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं 12-1 बजे के आसपास रोज़ ही आता हूँ। ओपीडी डेज में तो फिक्स ही रहता है, बाकी दिन में कोशिश करता हूँ कैसा है। इमरजेंसीज रहती हैं तो इमरजेंसीज में भी मैं ही आता हूँ अधिकतर। बाकी मेरी क्लिनिक जो है राइट टाउन में गेट नंबर 4 के पास में है, होप हेल्थ क्लिनिक करके। वहाँ पे मैं सुबह 10 से 12 रहता हूँ, फिर 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक रहता हूँ, फिर 7 से 9 रहता हूँ। मैं डॉक्टर सुरेश पटेल डी इंडिया न्यूज़ वालों का बहुत आभारी हूँ कि मुझे चैनल पे मौका दिया। इनका जो सेहतनामा कार्यक्रम काफ़ी समय से चल रहा है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें जो है आप नीचे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, उनको कम से कम ये जानकारी मिल जाती है कि हमें किसी बीमारी में कुछ लक्षण है, देखना है क्या होता है, कुछ तुरंत के इलाज क्या होते हैं, हमें कितनी जल्दी बीमारी में अस्पताल पहुंचना चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी मिलती रहती है। इससे जो है हमारी जो स्वास्थ्य का जो स्तर है उसमें काफ़ी हद तक सुधार होने की उम्मीद लग रही है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। इस भेंट वार्ता को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए कार्यक्रम सेहतनामा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, संपूर्ण चिकित्सा एवं जांच सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध। अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब एवं फार्मेसी, एक्सरे, सोनोग्राफी, इको, कलर डॉपलर, वेंटिलेटर, टीकाकरण, डायबिटीज एवं हार्ट केयर यूनिट, जहर पॉइजनिंग उपचार, एक्सीडेंटल ट्रॉमा एवं सभी सर्जिकल ऑपरेशन सुविधाएं, बर्न यूनिट, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। ITI रोड, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के सामने, दीनदयाल चौक, जबलपुर। फोन नंबर 07612640638। मोबाइल नंबर 8461884444।